हेलो क्लास 11th के स्टूडेंट्स, आज करवाने वाली हूँ मैं फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 4। बट उससे पहले मैं एक चीज़ ये बता दूँ कि आप लोगों ने मुझे इतने सारे कमेंट्स करे कि मैम हमारा पीरियोडिक का पेपर बहुत अच्छा गया है, हमारा यूटी बहुत अच्छा गया है। एंड आई एम सो ग्लैड कि पेंटिंग के बच्चों को, फिजिकल एजुकेशन के बच्चों को, फैशन स्टडीज़ के बच्चों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और जो मेरे नोट्स थे उन्हीं में से पेपर आपका आया। बट बच्चों, अभी आपने क्रैक कर लिया है यूटी और अब हम क्रैक करने वाले हैं अपना हाफ ईयरली एग्जाम। तभी मैंने आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स देख के चैप्टर 4, 5, 6, 7 को अब रेडी कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए कि टाइम से आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाए कि आप समय पे पूरा पढ़ के अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। और आज मैं करवा रही हूँ इसलिए क्लास 11th का चैप्टर 4। क्लास 11th का चैप्टर 4 जो है फिजिकल एजुकेशन का, वो बात करता है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN के ऊपर बात करी गई है। CWSN होता क्या है पहले ये देख लो। CWSN का मतलब है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स कहते हैं। यू टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग फिजिकल डिसेबिलिटीज़, जिनको फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं, जिनको स्पेशल नीड है, स्पेशल केयर की ज़रूरत है, तो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स आर कॉल्ड एज CWSN। तो इनके बारे में बात करिए कि फिजिकल एजुकेशन क्यों इनके लिए ज़रूरी है। अगर उनको फिजिकली वो डिसेबल्ड हैं बट उनको भी एक प्रॉपर राइट है जो फिजिकल एजुकेशन का मिलना चाहिए, स्पोर्ट्स का मिलना चाहिए, उसके ऊपर पूरी की पूरी बात करी गई है। बढ़ते हैं भाई। और बहुत टाइम के बाद आप लोगों के लिए वीडियो बना के मुझे बहुत ही डिफरेंट फील आ रहा है बिकॉज आई वॉज जस्ट बिजी विद माई ओन लिटिल वर्क और इस वजह से मैं कुछ वीडियोस बना नहीं पा रही थी। सो आफ्टर 3 वीक्स आई एम बैक और टाइमली अब आपको मिल जाएगा सो दैट यू क्रैक योर हाफ ईयरली। चलो स्टार्ट करते हैं। एंड वन थिंग मोर, क्योंकि जिन बच्चों को नहीं पता है कि मैम ने चैप्टर 1, 2, 3 की वीडियो बनाई भी है और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे के सारे चैप्टर्स बच्चे देख सकते हो, मैम ने ऑलरेडी पढ़ा चुकी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। डिसेबिलिटी क्या होता है और डिसऑर्डर क्या होता है। देखो यार, डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मैं डिसेबिलिटी की बात करूँ तो ये क्या है, अगर एक पहली पिक्चर देखो डिसेबिलिटी की यहाँ पे लगी है, द पर्सन इज फिजिकली गेट इम्पेयरमेंट, उसको कुछ प्रॉब्लम है, फिजिकली है ना, वो हमें दिख रही है कि उसको पैरों में प्रॉब्लम है या उसको हाथ में प्रॉब्लम है, कहीं पे भी मतलब इट इज़ विजिबल, राइट। सो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी क्या कहता है, डिसेबिलिटी अ लॉन्ग टर्म और अ परमानेंट इम्पेयरमेंट। ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म का एक परमानेंट इम्पेयरमेंट है दैट अफेक्ट्स अ पर्सनल एबिलिटी टू परफॉर्म एवरीडे एक्टिविटीज। तो जो हमें दिख रहा है दैट द पर्सन इज फेसिंग सम प्रॉब्लम एंड बिकॉज ऑफ दैट अफेक्ट्स इज एबिलिटी कि वो कोई भी काम कर पाए। तो ये क्या है, एक परमानेंट ही होता है ना। अगर फिजिकली किसी के लेग या हैंड में कोई प्रॉब्लम है तो परमानेंट ही हमें देखने को मिलती है। सो इट इज़ एन इंजरी और रिस्ट्रिक्शन दैट लिमिट्स योर एक्टिविटी मूवमेंट। तो आपको एक, जब हम फिजिकल डिसेबिलिटी की बात करते हैं, इट मीन्स इट इज़ एन इंजरी जो कि आपकी जो मूवमेंट है उसको रोक रही है, राइट। आपकी मूवमेंट, आपकी एक्टिविटीज़ को रोक रही है। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, अ मेडिकल कंडीशन दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और माइंड। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे फिजिकली दे विल लुक लाइक दे आर फिट, मतलब फिजिकली वो आप दूर से उनको देखोगे दे विल लुक फिट, बट मेंटली क्या है, वो कहीं ना कहीं उनकी जो कंडीशन है वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है। तो इट इज़ गेटिंग डिस्टर्ब्ड, इट्स नॉट जस्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। तो वहाँ पे आपका क्या होता है, डिसऑर्डर होता है। अ डिसऑर्डर कैन बी टेम्परेरी, ये टेम्परेरी भी हो सकता है, और क्रॉनिक भी हो सकता है, एंड इज ऑफन अ रूट कॉज दैट कैन लीड टू डिसेबिलिटी इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। कहने का मतलब है, एक ऐसा भी हो सकता है कि किसी का जो डिसऑर्डर है अगर हमने उसको ट्रीट नहीं किया या उसको प्रॉपर मेडिकेशन नहीं दी है, देन इट माइट लीड टू डिसऑर्डर। तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, समझ में आ गया। डिसेबिलिटी मीन्स आपको फिजिकली है परमानेंटली, इफ यू आर लाइक इफ द पर्सन इज हैविंग दिस फिजिकल परमानेंट इम्पेयरमेंट फॉर लाइफ टाइम, देन इट्स कॉल्ड एज अ डिसेबिलिटी। डिसऑर्डर क्या हो गया, डिसऑर्डर वहाँ पे होगा जब आपका ब्रेन एंड द बॉडी इज नॉट फंक्शनिंग वेरी प्रॉपरली, वहाँ पे आपको डिसऑर्डर होता है। डिसऑर्डर डिसेबिलिटी में कन्वर्ट भी हो जाएगा अगर आप उसको प्रॉपरली मेडिकेशन नहीं दोगे, क्योंकि डिसऑर्डर टेम्परेरी है, बट अगर उसको मेडिकल कंडीशन नहीं मिली, डॉक्टर नहीं मिला, तो वो क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, तो वो डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर है तो लाइक करते जाओ, आगे बढ़ो। कॉमन कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, नो व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, डिसेबिलिटी क्यों होती है। अगर मैं ये क्वेश्चन उठाऊं कि वाई किड्स आर हैविंग डिसेबिलिटी, ठीक है, तो उनकी कोई गलती नहीं है बट दे आर फिजिकली डिसेबल्ड। सो व्हाट आर द थिंग्स बिकॉज ऑफ विच दे आर साइंटिफिकली
उनको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो पहला रीज़न होता है व्हाट आर द रूट कॉजेज में, फर्स्ट रीज़न इज योर जेनेटिक एंड हेरिडिटी। तो जेनेटिक्स में क्या होता है, दीज आर द कंडीशंस विच इज़ पास फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो आपको जब वो फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को अगर आप देखोगे, बच्चों को देखोगे, तो अगर उनके पेरेंट्स को ये सेम बीमारी है तो देयर आर चांसेस कि उनके बच्चों में भी वो जेनेटिकली आए। ठीक है। सेकेंड इज योर एक्सीडेंट्स एंड ट्रॉमा। एक्सीडेंट्स एंड ट्रॉमा क्या हो गया, सीवियर फिजिकल इंजरीज रिजल्ट इन लॉस ऑफ लिम्स। कभी कभार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं फिजिकली, आप जब डिसेबल हो, मतलब मान लो इफ समबडी इज फिजिकली डिसेबल, राइट, तो देयर इज अ रीज़न, हो सकता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया हो, उस वजह से उसके फिजिकली प्रॉब्लम हो गई हो, या कोई ट्रॉमा हो गया हो, उस वजह से हो गया हो, राइट। माल न्यूट्रिशन की मैं बात करूं, इट्स अ लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग क्रूशियल डेवलपमेंट फेज। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे क्या है, माल न्यूट्रिशन का मतलब यही होता है जब बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। तो कुछ मैंने बच्चे देखे हैं जो कि बहुत पतले होते हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है। तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो लेड टू योर डेवलपमेंट फेजेस में आपको प्रॉब्लम देती है। इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस हो सकता है जैसे पोलियो हो गया, तो डिजीजेज लाइक पोलियो दैट कैन कॉज परमानेंट फिजिकल इम्पेयरमेंट। तो ऐसी बीमारियां पोलियो जैसी लग जाती हैं जहाँ पे क्या हो जाता है कि फिजिकल इम्पेयरमेंट आपका परमानेंट ही हो जाता है, यू आर परमानेंटली देन फिजिकली डिसेबल्ड। सो व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिसेबिलिटीज़, कैसे डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं, बिकॉज ऑफ जेनेटिकली आ सकता है, एक्सीडेंट से आ सकता है, माल न्यूट्रिशन से आ सकता है, और इन्फेक्शियस डिजीजेज से आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। अब क्या क्या टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं। अगर मैं डिसेबिलिटी की बात करूँ तो अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, वन इज़ योर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। पहले डिसेबिलिटी का मतलब ये थिंग्स विच आर हैविंग परमानेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म, सो इट कुड बी फिजिकल, इट कुड बी इंटेलेक्चुअल, थर्ड इज योर कॉग्निटिव, एंड फोर्थ इज योर अफेक्टिव डिसऑर्डर। सो हाउ मेनी डिसेबिलिटीज वी आर टॉकिंग अबाउट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज विच कैन हैपन। Okay, now disabilities can be categorized into different types based on how they impact to a person. For a one person it could be physically, for a sensory or cognitive or mental disabilities. Physical disabilities क्या होती हैं, impairments affecting movement। ऐसी बीमारियां या ऐसी impairment होना जहाँ पे सीधा movement और actions नहीं कर पा रहा है बंदा, तो बेसिकली क्या हो गया, affecting movement and mobility कर रहा है। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग पैरालिसिस। पैरालिसिस क्या है, फिजिकल डिसेबिलिटी, पर्सन कैन नॉट मूव, वो मूव ही नहीं कर सकता, एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ना। मस्कुलर डायस्ट्रोफी, डायस्ट्रोफी यहाँ पे क्या हो गया, तो दैट इज ऑल्सो कि आपके मस्कुलर बिकम्स वेरी टाइट एंड यू आर नॉट एबल टू मूव। सेरेब्रल पैलिसिस and amputation. So these are few of the diseases which happen and cause direct physical disability. इससे जैसे पैरालिसिस वगैरह तो you already know, right, कि आपकी बॉडी बिल्कुल एकदम जैम हो जाती है एंड यू आर नॉट एबल टू मूव एट ऑल। सो दैट इज़ अ कंडीशन जो कि आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी में कंसिडर होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मीन्स कंडीशन अफेक्टिंग जनरल मेंटल एबिलिटीज़, जहाँ पे जो आपकी मेंटल एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो जैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है, राइट, तो ये जो डेली फंक्शनिंग करता है वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसको चैलेंज आ रहे हैं। किन 3 चीज़ों में चैलेंज आते हैं इंटेलेक्चुअल वाले बंदे को। अगर किसी बंदे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो कैसे पता चलेगा कि इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, क्योंकि वो कंसेप्चुअली वीक होगा, उसको डिफ़िकल्ट होगा लर्न करना, डिफिकल्ट। नाउ ये क्वेश्चन पता है डायरेक्ट भी आ जाता है, दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस बाय अ पर्सन हु इज़ इंटेलेक्चुअली डिसेबल। तो अगर कोई बंदा इंटेलेक्चुअली डिसेबल होगा तो उसको कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम आएगी, विच इज़ कंसेप्चुअल, इन विच उसको लर्न करने में, याद रखने में, रीडिंग करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्रिटिकल एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आएगा। सोशली वो इतना बात नहीं करेगा, कम्युनिकेशन नहीं करेगा, राइट, अपने रिलेशनशिप्स को प्रॉपर मेंटेन नहीं करेगा क्योंकि उसमें वो उतना सेंस डेवलप नहीं होगा। थर्ड इज़ प्रैक्टिकल, वो स्ट्रगल करेगा अपनी पर्सनल लाइफ में, सेल्फ केयर में, अपने आप को सेल्फ केयर करने में, पैसे को मैनेज करने में, और इंडिपेंडेंट लिविंग। और एक जो इंडिपेंडेंट लिविंग होती है उसमें उसको क्या होंगे, हर्डल्स होंगे, राइट। तो एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वेयर द मेंटली योर ब्रेन इज नॉट वर्किंग एज नॉट, आई वुड से ब्रेन, इट्स अ मेंटल एबिलिटी कि आप कुछ भी कर पाओ, कुछ भी सोच पाओ। कंसेप्चुअली यू बिकम वीक, सोशली द पर्सन बिकम वीक, एंड प्रैक्टिकली ऑल्सो दे ही फेस प्रॉब्लम। व्हाट इज़ योर कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़। कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ का मतलब होता है इट इज़ वेरी सिमिलर टू योर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वैसे, पर कॉग्निटिव का मतलब क्या हो गया, जैसे ADHD हो गया, ठीक है,
डायलेक्सिया हो गया, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, इट्स अ न्यूरोलॉजिकल, जहाँ पे आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल समबडी इज आस्क्ड टू डू रीडिंग, स्पीकिंग, प्रॉपर बोल नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, रीड नहीं कर रहा है, तो जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस है ना वो हो नहीं पा रही है प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया कि आपकी जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के, जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं जो आपको बताते हैं आपके रिसेप्टर्स के साथ कि आपको ये एक्टिविटी करनी है, बट वो उसको इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली ले नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो दैट इज़ योर कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है? अफेक्टिव डिसऑर्डर इज अ मूड डिसऑर्डर कंडीशन दैट इम्पैक्ट अ पर्सनल इमोशन, थॉट्स एंड बिहेवियर। एक ऐसी कंडीशन जो कि बच्चों क्या करती है, एक इंसान के इमोशंस, थॉट्स और उसके बिहेवियर के साथ खेलती है ना, क्योंकि बार बार उसको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उसके थॉट्स चेंज हो रहे हैं, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज योर अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो अभी तक हमने कितना पढ़ा है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वन, वी हैव लर्नड अबाउट डिसऑर्डर्स एंड डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी इज अ परमानेंट लॉन्ग टर्म वन, डिसऑर्डर इज योर टेम्परेरी, right? And if you will not take care of disorder, then it will also convert into your disability. Then we heard about like what are the reasons of disability. Disability कैसे हो जाती है? जेनेटिक रीजन से हो जाती है, एक्सीडेंट ट्रॉमा से हो जाती है, माल न्यूट्रिशन की कमी से हो जाती है, देन इन्फेक्शियस डिजीजेज, अगर कोई बीमारी लग जाए, इन्फेक्शन हो जाए, उससे हो जाती है। फिर हमने पढ़ा कि डिसेबिलिटी कैसे कैसे हो सकती है। फिजिकली बंदा डिसेबल हो सकता है, अगर वो उसको कहीं पे फिजिकली कैसे हो सकता है कि अगर उसको कोई एक्सीडेंट्स वगैरह हो गया हो, या फिर उसको कोई पैरालिसिस, मस्कुलर अटैक वगैरह ये सब हो गया, तो फिजिकली जहाँ पे उसकी मूवमेंट बॉडी की नहीं हो रही है। इंटेलेक्चुअल कहाँ पे हो गया? जहाँ पे वो अपने रिलेशनशिप्स वगैरह को मैनेज नहीं कर पा रहा है, वो अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पा रहा है, पैसों को भी मैनेज नहीं कर पा रहा, फाइनेंसेस को, तो वो इंटेलेक्चुअली ही इज़ वीक। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या हो गया? कॉग्निटिव डिसेबिलिटी का मतलब ये हो गया जहाँ पे आपके जो न्यूरॉन्स हैं दे आर नॉट वर्किंग वेरी प्रॉपरली, न्यूरोलॉजिकली द पर्सन बिकम वीक, और उसको ना स्पीकिंग की नॉलेज है, ना रीडिंग की नॉलेज है, ना राइटिंग की है। अफेक्टिव डिसऑर्डर आपके मूड स्विंग्स, बिहेवियर और थॉट्स के चेंज होने पे कंसिडर होता है। कमिंग टू नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज योर डिसेबिलिटी एटिकेट्स। अब डिसेबिलिटी एटिकेट्स करके भी एक टॉपिक है। डिसेबिलिटी एटिकेट्स रेफर्स टू द गाइडलाइंस फॉर इंटरेक्टिंग रिस्पेक्टफुली। अब कहने का मतलब है डिसेबिलिटी एटिकेट्स एक ऐसी गाइडलाइन है जहाँ पे यू आर इंटरेक्टिंग वेरी रिस्पेक्टफुली विद द इंडिविजुअल हु हैव डिसेबिलिटीज, क्योंकि ये एक एटिकेट्स होते हैं। अगर पर्सन इज हैविंग एनी डिसेबिलिटी, यू हैव टू हैव फ्यू एटिकेट्स इन यू वाइल टॉकिंग टू देम, बिकॉज दीज आर द चिल्ड्रन और दीज आर द पीपल विद द स्पेशल नीड। तो वो जो उनकी स्पेशल नीड है, तो उनको आप बिल्कुल प्रॉपरली आपके जो एटिकेट्स हैं उनके साथ बात करना होता है। अगर आप टीचर्स भी देखो, टीचर्स हु आर देयर, जो आपके स्पेशल किड्स के लिए होती हैं, स्पेशल स्कूल्स की जो टीचर्स होते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ एटिकेट्स वाइल टॉकिंग टू देम, जिससे उनकी जो कंडीशन है वो और ख़राब ना हो, दे अंडरस्टैंड द टीचर मोर बेटर। सो अब मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ, प्रैक्टिसिंग गुड एटिकेट्स क्रिएट इंक्लूसिव इन्वायरमेंट एंड एंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन। अगर प्रॉपर तरीके से बात करी जाएगी तो वहाँ पे इंक्लूसिव, दैट दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं, एंड इक्वल उनको पार्टिसिपेशन मिलेगा। नाउ व्हाट आर द जर्नल रूल्स ऑफ एटिकेट्स। एटिकेट्स के जर्नल रूल क्या होता है? पहला रूल होता है आस्क बिफोर ऑफरिंग असिस्टेंस, ठीक है। नेवर एज्यूम समवन नीड हेल्प, never assume someone need help, always ask first, if they say yes, ask how you can help before acting। कुछ लोगों को लगता है ये तो फिजिकली डिसेबल है, इनकी हेल्प कर दो, बट बिफोर हेल्पिंग देम ऑलवेज आस्क दैट वेदर दे नीड योर हेल्प और नॉट। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपन, दिस इज अ समथिंग क्रिएट कैन ई प्रॉब्लम कि वो रिफ्लेक्ट्स कर दे बंदा सामने से, है ना। तो आपके लिए बेटर क्या है कि आप, इफ़ यू आर हेल्पिंग अ पर्सन विद एनी डिसेबिलिटी, यू हैव टू हैव दैट एटिकेट्स, आस्क द पर्सन यू नीड एनी हेल्प, देन you act like that. Second is speak directly to the person, make a eye contact to the person, speak directly to the individual with a disability, not to their companion, interpreter or wheelchair pusher। क्या होता है ना, दिस इज अ वेरी बेसिक मैनर। ये जो है ना, कभी कभार क्या होता है, पर्सन कैन हेयर यू, पर्सन को सुनने में प्रॉब्लम नहीं है फिजिकली डिसेबल बंदे को, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, जो उनके टेक केयर होते हैं, आप उनसे बोलते हो कि ना इनको बताओ कि ये कैसे करना है, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इसको ऐसे बताओ। नो, इन अ वेरी पोलाइट मैनर, try to talk to the person directly rather than talking to the
पुशर, जैसे व्हील पुशर हो गया या उसका कोई कंपेनियन हो गया जो उसके साथ है, उससे बात ना करके आप डायरेक्ट बात करो. थर्ड इज योर यूज रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज. ऑलवेज यूज पीपल फर्स्ट लैंग्वेज. से पर्सन विद डिसेबिलिटी रादर देन डिसेबल्ड पर्सन. नाउ दिस इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल थिंग विच दे आर टॉकिंग अबाउट. अगर किसी पर्सन को और फिजिकली डिसेबल्ड है वो, तो आप उसको डिसेबल्ड पर्सन ना बोल के पर्सन विद डिसेबिलिटी बोलो. नाउ दिस इज अ वेरी लिटिल चेंज बट दैट्स क्रिएट अ डिफरेंस. लाइक पीपल फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है, से पर्सन इज हैविंग दिस डिसेबिलिटी rather than saying that it is a disabled person, because disabled person एक टैग की तरह लग जाता है. Do not define them by a medical condition. जब आप disabled person बोलते हो इसका मतलब ये इंसान क्या है, disabled है. But if you say a person which is having a disability, that makes a different sense. तो वहाँ पे एक respectfulness आ जाती है. I hope you guys agree with me, right? फोर्थ वाला पॉइंट क्या कह रहा है, रिस्पेक्ट पर्सनल स्पेस. डू नॉट टच अ पर्सन व्हील चेयर, केन और सर्विस or animal without your permission. You should never touch any object of these person without asking them, because you don't know कि वो क्या object है, कैसा है. उनकी जो personal space है उनसे पूछो, and then you should use those equipments or for them if you want to do anything, right? I hope this is very much clear. These are very basic etiquettes. You should ask before you act. यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगाई है. फोकस ऑन द पर्सन. पर्सन पे बात करते टाइम उन पे फोकस करो. बी माइंडफुल ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज का ध्यान रखो. रिस्पेक्ट देयर पर्सनल स्पेस. उनकी पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करो. शो पेशेंस. हो सकता है अगर किसी को मेंटल डिसेबिलिटी है, थोड़ा टाइम लगे आपकी बात समझने में, तो आप पेशेंस दिखाओ. शो पेशेंस. कॉमन कर्टेसी इज अ की. जो आपकी बेसिक कर्टेसी होती है वो आपको दिखानी पड़ती है. वेरी कॉमन क्वेश्चन विच कैन डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम. बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है, 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन, कि डिसेबिलिटी एटिकेट्स के बारे में बताओ. मेरे नोट से बाहर बच्चों कुछ नहीं आता, बट बी वेरी केयरफुल. जो मैम आपको समझा रही है उसको ध्यान से समझो, कि कल को अगर अपनी लैंग्वेज में भी लिखना है तो तुम लिख पाओ, तुम्हें कहीं पे प्रॉब्लम ना आए. फोर्थ मैं बता रही हूँ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन. नाउ व्हाट इज APE? अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन होती क्या है? एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट, एवरी चाइल्ड इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू स्कूलिंग एंड फिजिकल एजुकेशन. एम आई करेक्ट? अगर कोई एक राइट टू एजुकेशन होता है, राइट टू एजुकेशन क्या है, दैट एवरी चाइल्ड इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, कोई ऐसा बच्चा है जिसको डिसेबिलिटी है, हैज़ राइट टू दी स्कूलिंग, उसको स्कूल जाने का प्रॉपर राइट है, फिजिकल एजुकेशन लेने का प्रॉपर राइट है. ठीक है. नाउ APE और CE जो आपकी पीछे थी ना यहाँ पे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, CWSN की कभी कभार फुल फॉर्म भी आ जाती है. मैं ये भी इसलिए बता रही हूँ कि APE इज़ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन. कुछ क्वेश्चंस में तो मैं डायरेक्ट बता रही हूँ जो आ जाते हैं. आज की क्लास में मैं आपको ये भी बता देती हूँ, लास्ट में मैं कुछ केस स्टडी करवाऊंगी, प्लीज़ वो मेरे साथ ज़रूर करना, ज़रूर करनी है आपको. ठीक है. APE का मतलब आपको पता चल गया कि हर बच्चे के पास स्कूलिंग और फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स का राइट होता है. ठीक है. नाउ स्कूल्स मस्ट हैव प्रोवाइडेड अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, a specially designed program tailored to special needs students for physical activity and sports. ऐसे बच्चे जिनको फिजिकल एक्टिविटी आपको स्पोर्ट्स करवाना है, आप चाहते हो, क्योंकि उनके पास भी प्रॉपर राइट होना चाहिए ना कि वो फिजिकल एजुकेशन का पार्ट बने, स्पोर्ट्स का पार्ट बने. तो क्या उसके लिए मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या एक स्कूल कर सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है. की एम क्या होगा, एंश्योर पार्टिसिपेशन. मेक श्योर दैट एवरी अपॉर्चुनिटी, अगर हम एक क्रिकेट की अपॉर्चुनिटी अपने नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं, तो हम अपने क्या हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो स्टूडेंट्स हैं डिसेबिलिटीज़ वाले, उनको भी हम इंश्योर करें कि प्रॉपर पार्टिसिपेशन हो. सेकंड है मोटर स्किल डेवलपमेंट. मोटर स्किल डेवलपमेंट क्या हो गया, जहाँ पे इम्प्रूव ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल, बैलेंस, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, कि उनका प्रॉपर हैंड और आई का कैसे कोऑर्डिनेशन करना है. अगर फुटबॉल खेल रहे हैं तो हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट और आई मूवमेंट कैसे होनी है, उसकी प्रैक्टिस करवाओ. अगर हम फिजिकल एजुकेशन में चाह रहे हैं कि ये बच्चे उनका पार्ट बने, स्पोर्ट्स का पार्ट बने, है ना, तो फिर आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले स्कूल वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है. दूसरा, स्कूल वालों को ध्यान रखना है कि इनके मोटर स्किल डेवलपमेंट हो. मोटर स्किल मतलब हैंड आई लेग्स का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो. तीसरा, एनहेंस सेल्फ एस्टीम, बिल्ड कॉन्फिडेंस थ्रू सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन.
ठीक है। तो यहाँ पे इनका मेन मोटिव ही यही होता है कि यहाँ पे क्या हो, इनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या हो, पार्ट लें ना। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, क्या क्या काम आप कर सकते हो। तो ये तो आपने बता दिया कि पार्टिसिपेशन हो, कॉन्फिडेंस बढ़े, बट कैसे बढ़ेगा पार्टिसिपेशन, कैसे बढ़ेगा इनका कॉन्फिडेंस, बढ़ेगा कैसे, बाय मेडिकल चेकअप्स। इनके रेगुलर मेडिकल एग्जामिनेशंस करवाओ, मेडिकल चेकअप करवाओ, आर दे इम्प्रूविंग एवरी टाइम, उसका चेकअप करो, ensuring कि all these activities the kids are doing they will do very properly। तो तभी हो पाएगा जब आप प्रॉपर इनके वीकली बेसिस पे या 2 वीक्स के अंदर मेडिकल चेकअप्स हो। मेडिकल चेकअप्स में पता चलेगा कि ये इस गेम के लिए परफेक्ट है, उस स्पोर्ट्स के लिए परफेक्ट है। इंटरेस्ट बेस, नाउ इंटरेस्ट बेस क्या है, प्रोग्राम शुड बी देयर फॉर द स्टूडेंट्स एज पर देयर इंटरेस्ट। बच्चों का इंटरेस्ट कैसे है, उन्हीं फील्ड में आप उनके लिए स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज बनाओ, उनकी कैपेबिलिटीज को देख के, है ना। तीसरा आ जाता है मॉडिफाइड इक्विपमेंट। मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जो कि होती ही है। जो फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए एक मॉडिफाइड किट बनाई जाती है। क्रिकेट की स्पेशल किट बना दी जाती है, टेनिस की स्पेशल किट बना दी जाती है, जिसमें वो गेम्स खेलें एंड प्रॉपरली जो उनको कंफर्टेबल वे में वो स्पोर्ट्स खेलें और एंजॉय करें। ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, व्हाट आर द की, ये इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, स्टार मार्क कर लो, 10 स्टार मार्क कर लो। अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन पे तो आएगा ही आएगा। की फीचर तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही है, कॉन्फिडेंस बढ़ाए, कॉन्फिडेंस बढ़े, इक्वल अपॉर्चुनिटी बढ़े और इनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेटर हो। बट होगा कैसे, प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, मेडिकल चेकअप्स करवाओ, इनके इनके इंटरेस्ट के बेसिस पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाओ, मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स दो जो ये इजीली यूज़ कर पाएँ, जैसे लाइटर बॉल्स। अगर आप इनको बिल्कुल हैवी बॉल दे दोगे, लेदर बॉल, तो ये नहीं खेल पाएंगे, बट थोड़ी लाइटर बॉल दे दो। शॉर्टर रैकेट, रैकेट्स अगर होल्ड नहीं कर पा रहे, इतने बड़े रैकेट्स होते हैं वेट की वजह से, तो छोटे रैकेट्स कर दिए। तो थोड़े से मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स होते हैं, वो उनके लिए स्पेशल किट्स मंगवाओ। नेक्स्ट कह रहा है ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग अडेप्टिव स्पोर्ट्स। अब ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती हैं कि अडेप्टिव स्पोर्ट्स होना चाहिए, अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों के लिए, सारे फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए, जो डिसेबल्ड है उनके लिए ये सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। ये आपकी 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पर फोकस करती हैं। पहला है स्पेशल ओलंपिक्स भारत। स्पेशल ओलंपिक भारत जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये टारगेट करती है इंडिविजुअल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। ऐसे इंडिविजुअल्स जहाँ पे उनको इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, फिजिकली दे आर फिट बट इंटेलेक्चुअली दे आर नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट विद देयर हैंड आई प्रॉपर्ली, राइट। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ गया। तो यहाँ पे अब हम की डिटेल पढ़ लेते हैं। ये कब बनाया गया है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2006। बच्चों 2006 में फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट रादर देन इलाइट कॉम्पिटिशन। ठीक है। ये होलिस्टिक की इनका ओवरऑल बच्चे क्या हो, एंजॉय करें, इनके अंदर एक हेल्दी कंपटीशन हो। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट देखी जाती है, बच्चे के अंदर डेवलपमेंट हो, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, रादर देन कि हम उनको कंपटीशन की तरफ पुश करें। मोटो, लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। तो ये क्या कहता है, इनका जो मोटो है, वो टैगलाइन है, वो यही कहती है स्पेशल ओलंपिक भारत की कि लेट मी विन, मैं अगर जीत रहा हूँ तो लेट मी विन, बट इफ आई कैन नॉट विन, अगर मैं विन नहीं करवाया, आई एम ब्रेव इनफ टू डू द अटेम्प्ट, क्योंकि मैं उस अटेम्प्ट का पार्ट बना। तो भैया स्पेशल ओलंपिक्स भारत की बात है यहाँ पे, तो फिजिकली एजुकेशन की मतलब फिजिकली डिसेबिलिटी की बात नहीं करी है। सिर्फ इसमें जो काउंट होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटेलेक्चुअली वीक हैं। जैसे इसमें मेन फोकस यही होता है कि उनका जो हाई एंड का कोऑर्डिनेशन है, मोटर स्किल डेवलपमेंट है, वो ज़्यादा हो, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली वीक है, राइट। पैरालंपिक्स क्या होता है, पैरालंपिक्स तो मैं पहले ही पता है, यहाँ पे वो बच्चे होते हैं, वो लोग होते हैं एथलीट्स जिन पे फिजिकली वो डिसेबल्ड है, जिनमें मोबिलिटी की प्रॉब्लम है। फिजिकली डिसेबल का मतलब है दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट डू देयर एक्शंस। सो यहाँ पे ऐसे एथलीट्स जिनको फिजिकली डिसेबिलिटी है, मोबिलिटी और विजुअली में प्रॉब्लम आ रही है, ये किसने बनाई है कमेटी, इट इज़ मेड बाय द इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी विच इज़ IPC, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी, हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स के बाद ये सीधा ही बन गई थी आपकी पैरा ओलंपिक इन दी सेम होस्ट सिटी। सिंबल इज एग्योटिस। तो यहाँ पे जो इनका सिंबल है वो एग्योटिस है, ये इनका प्रॉपर सिंबल है। ठीक है। स्पेशल ओलंपिक का मोटो पता चल गया कि लेट मी विन, इफ आई एम नॉट देन आई एम द ब्रेव इन दी अटेम्प्ट। ये इंटेलेक्चुअल्स के लिए है, इंटेलेक्चुअल के लिए एक बनी है, फिजिकली डिसेबल के लिए पैरालंपिक्स बना हुआ है जो आपकी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने बनाया है। लास्ट वाला जो है वो है डेफलिम्पिक। अब डेफलिम्पिक क्या होता है, यहाँ पे
वर्ड यूज होता है ना डेफलिम्पिक्स, डेफ का मतलब ये होती है डेफनेस, मतलब पर्सन हु इज फेसिंग अ प्रॉब्लम इन हेयरिंग, जहाँ पे हेयरिंग में प्रॉब्लम है, सुनने में दिक्कत आ रही है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट जहाँ पे हो रही है, तो गवर्न बाय आईसीएसडी इसको गवर्न करती है। एथलीट्स कैन नॉट बी गाइडेड बाय साउंड, यहाँ पे साउंड्स में उनको प्रॉब्लम आ रही है, उनको हेयरिंग वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, तो विजुअल क्लू लाइक फ्लैग, स्ट्रोब, लाइट्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ विसल। तो जैसे नॉर्मल गेम्स में हम बात करें तो वहाँ पे विसल होती है ना, कि विसल बजाया ये एक्शन लो, विसल बजाया ये एक्शन लो, ऐसे सीटी बजा के, बिकॉज दे आर एबल टू हेयर। बट यहाँ पे ऐसा डेफलिम्पिक का मतलब ही यही है जहाँ पे पर्सन इज नॉट एबल टू हेयर एनीथिंग, तो उसको हेयरिंग प्रॉब्लम है, सुनाई ही नहीं देता, तो गेम कैसे खेलेगा, विसल की साउंड कैसे सुनेगा। तो उस केसेस में वो लोग फ्लैग्स का यूज़ करते हैं, उस केसेस में वो लोग लाइट्स का यूज़ करते हैं, स्ट्रॉब लाइट्स होती हैं एंड फ्लैग्स होती हैं, टू गाइड द पर्सन इंस्टेड ऑफ विसल, बिकॉज वहाँ पे एथलीट्स आर नॉट गाइडेड बाय साउंड्स, उनको साउंड्स के थ्रू नहीं बताया जाता, फ्लैग्स और स्ट्रॉब लाइट्स के थ्रू बताया जाता है। पता चल गया, डेफलिम्पिक स्पेशली फॉर हेयरिंग एम्पेयरमेंट, एथलीट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम विद योर हेयरिंग थिंग। पैरालंपिक्स फिजिकल वाले से, स्पेशल ओलंपिक भारत जो है एसओबी विच इज़ योर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन क्या होता है? इंक्लूजन इन फिजिकल एजुकेशन मीन्स एजुकेटिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? इंक्लूड कर रहे हैं ऐसे बच्चों को कि प्रॉपर उनको फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज तो हो ही, बट उनको सेफ इन्वायरमेंट में हमेशा उनको सोसाइटी का पार्ट कंसिडर हो। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन का मतलब ये है यू आर इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स और एथलीट्स हु आर अ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, आप उसको इंक्लूड कर रहे हो। दे आर फिजिकली, देखो लिखा हुआ है नॉन डिसेबल्ड पीयर्स यूजिंग अप्रोप्रिएट सपोर्ट, तो यू आर मेकिंग देम कंसिडर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, यू आर हेल्पिंग देम कि वो सोसाइटी का पार्ट बने बाय प्रोवाइडिंग देम सपोर्ट, नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ इंक्लूजन, क्या ज़रूरत है उनको सोसाइटी का पार्ट बनाने की? फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, एथलीट या पर्सन, वाई दे शुड बी अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी? For CWSN, children with special need build social skills, reduce isolation, क्योंकि अगर हम उनको सोसाइटी का पार्ट नहीं बनाएंगे तो बहुत अकेले पड़ जाएंगे, तो अगर हम उनके लिए इंक्लूड कर रहे हैं उनको, तो उनकी सोशल स्किल इंप्रूव होगी, रिड्यूस आइसोलेशन, उनका जो अकेलापन है, लोनलीनेस है, वो कम होगा, प्रोवाइड अ चैलेंजिंग इन्वायरमेंट टू लर्न एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उनका बिहेवियर डेवलप होगा। अगर ऐसे स्कूल्स ही नहीं बनेंगे जो कि स्पेशल चिल्ड्रन को फोकस करते हैं, तो क्या होगा? उनका और ज़्यादा वो उन पर कोई फोकस नहीं करेगा, वो फिजिकली डिसेबल्ड है तो उनको बहुत प्रॉब्लम आएगी, है ना, उनको प्रॉपर ना तो एजुकेशन मिलेगी, ना उनको सोसाइटी कंसिडर करेगी, है ना। तो इसलिए मेन चीज़ जो होती है उनको इंक्लूड करने की, वो यही है कि उनका बिहेवियर, उनकी स्किल्स, सोशल लाइफ उनकी बढ़े। फॉर नॉन डिसेबल्ड पीयर, वो क्या करते हैं जो कि नॉन डिसेबल्ड है, जिनको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, वो एम्पैथी शो करते हैं, उनको एक्सेप्ट, उनका मजाक नहीं उड़ाते, उनको सोसाइटी से अलग कंसिडर नहीं करते, उनको अंडरस्टैंड करते हैं एंड ऑल्सो कंसिडर देम टू अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। आई होप क्लियर है क्यों हमें उनको इंक्लूड करना चाहिए। 3 फायदे जो ये हैं, उनको अपनी सोसाइटी, उनके लिए जो बेटर होगा फॉर चिल्ड्रन, बिकॉज वो एक तो दे विल नॉट फील लोनली, आइसोलेटेड, सोशल स्किल डेवलप होगी और उनका बिहेवियर बेटर होगा। 3 चीज़ें जो हमें करनी चाहिए उनके लिए, वो ये है, हमें एम्पैथी रखनी चाहिए, है ना, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए दैट दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी, और उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? जैसे हमने एपीई की बात करी थी कि अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, मेडिकल चेकअप करोगे, इनको इक्विपमेंट्स दोगे सारे, है ना। बट अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी है उनको सोसाइटी का पार्ट बनाने की। पहला, असेसेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको प्रॉपर वॉशरूम्स होने चाहिए इनके लिए, है ना। स्मूथ एंड लेवल प्लेइंग सर्फेसेस, जब ये खेल रहे हैं, नॉर्मली ग्राउंड अगर थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक भी होगा, जो आप प्ले ग्राउंड होते हैं उसमें थोड़ा सा हर्डल्स वगैरह भी होंगे, तो नॉर्मली इट कैन वर्क, बट फॉर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो उनके जो सरफेस हैं जिस पे वो खेल रहे हैं वो पूरे प्लेन होने चाहिए, वो स्मूथ होने चाहिए।
तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर इनके लिए बेटर बना सकते हो, स्पेशली आप उनको क्या दे सकते हो, वॉशरूम्स दे सकते हो, इनके जो प्लेइंग सरफेस है, ग्राउंड है, उसको बहुत ज़्यादा स्मूथ रख सकते हो। सेकेंड इज़ मॉडिफाई इक्विपमेंट्स, जैसे मैंने पहले बताया था, बॉल्स और बैट्स वगैरह को लाइटर कर सकते हो, ठीक है। जो टेनिस रैकेट्स वगैरह होते हैं उनको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑडेबल बॉल्स में कभी कभार उसमें क्या होती है, बेल्स लगी होती हैं इनसाइड, तो वो ऑडेबल बॉल्स होती हैं, तो वो उनको प्रोवाइड कर सकते हो। अडेप्ट रूल्स के लिए अलाउ एक्स्ट्रा टाइम, उनको एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो थोड़ा सा। रिड्यूस द प्लेइंग एरिया, उनका जो प्लेइंग एरिया है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो थोड़ा सा। लोअर द हाइट ऑफ अ नेट, आपको लग रहा है कि उनकी हाइट जो है, बिकॉज कभी कभार फिजिकली डिसेबल्ड है तो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है बच्चा, तो वो कैसे टेनिस खेलेगा अगर वो हाइट बहुत बड़ा होगा, तो उनके लिए हाइट छोटा कर सकते हो, नेट की हाइट छोटी कर सकते हो, राइट। छोटे छोटे एफर्ट्स हैं, ये आपको आ सकता है क्वेश्चन, दैट व्हाट आर द स्ट्रैटेजी यू शुड इंक्लूड सो दैट यू कैन मेक द अदर पर्सन अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो आप मॉडिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है, उनके इक्विपमेंट्स को बेटर कर सकते हो, ठीक है, उनको एक्स्ट्रा टाइम वगैरह दे सकते हो। peer tutors and buddies, pair a CWSN with a non disabled buddy to assist them in the during activities। अगर एक बच्चा है जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है, उससे पूछ के आप उसके साथ एक नॉन डिसेबल्ड पर्सन को साथ में रख सकते हो, स्टूडेंट को रख सकते हो, जो उसका बडी बन जाएगा और उसको हेल्प करेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड, कल्टिवेट अ सपोर्टिव एंड एजुकेटेड इन्वायरमेंट, एक बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव और एजुकेटेड इन्वायरमेंट रखो अमंग द स्टाफ एंड रेगुलर स्टूडेंट्स और स्टाफ के बीच में एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, राइट, तभी वो क्या होगा, बेटर होगा। रोल्स ऑफ वेरियस प्रोफेशनल फॉर CWSN। अब वेरियस प्रोफेशनल्स, क्या क्या प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ रहते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे स्पेशल नीड्स के साथ रहते हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स कौन होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका स्कूल काउंसलर होती है जो उनकी इमोशनल, उनकी साइकोलॉजी को समझती है कि एक बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो सेल्फ डाउट कर रहा है अपने आप को, तो एक्सेस इमोशंस एंड साइकोलॉजिकल नीड, क्या बच्चे की प्रॉब्लम है, इमोशंस है, उसको समझती है एक स्कूल की काउंसलर। सेकेंड जो आते हैं वो आते हैं आपके स्पेशल एजुकेटर्स क्या करते हैं, मॉडिफाई the academic curriculum and teaches using special learning techniques and languages like braille। तो जो ब्रेल है आपको पता ही होगा, द पर्सन हु इज नॉट एबल टू सी, वो भी आपके ब्रेल के वर्ड्स को टच करके दे अंडरस्टैंड कि ऐसे आपके ब्रेल के वर्ड्स लिखे जाते हैं। साइन लैंग्वेजेस, तो इनके लिए क्या होता है, स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं जो साइन लैंग्वेज पढ़ाते हैं, ब्रेल पढ़ाते हैं, ठीक है। स्कूल काउंसलर समझ में आ गया कि वो आपकी जो स्कूल काउंसलर होती है वो क्या होती है, इमोशनल साइकोलॉजिकली हर बच्चे को वो वहाँ पे एक्सेस करती है कि किसको उनकी हेल्प की ज़रूरत है इन एंजाइटी बिहेवियर, क्या क्या प्रॉब्लम बच्चे को हो रही है। स्पेशल एजुकेटर उनका जो करिकुलम है उसको मॉडिफाई करके उनको पढ़ाते हैं साइन लैंग्वेज और ब्रेल के थ्रू। नाउ हेयर इज योर फिजियोथेरेपिस्ट। ना हु इज योर फिजियोथेरेपिस्ट, ग्रॉस मोटर स्किल, जहाँ पे फिजियोथेरेपी वाला क्या करवाएगा, बच्चे की हैंड मूवमेंट को खुलवाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे को फिजिकली डिसेबल्ड है तो गेम्स नहीं खेल पाएगा, बट उसको बैट बॉल वगैरह में हैंड मूवमेंट तो चाहिए। अगर उसको फिजिकली थोड़ा सा फिट होना है उस चीज़ों में जहाँ पे उसको स्पोर्ट्स वगैरह खेल पाए, तो उसकी जो मोटर स्किल्स है उसको बेटर करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट उनकी एक्सरसाइज करवाता है जिससे उनका हैंड लेग का प्रॉपर बेटर मूवमेंट हो, ठीक है, तो जिससे उनकी क्या हो, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, फिजिकल रिहैबिलिटेशन, यूजेस एक्सरसाइज टू इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो उनकी डेली एक्सरसाइजेज होती हैं सो दैट दे बिकम मोर बेटर, वो फ्लेक्सिबल बने, उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप हो, इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट होता है। फोर्थ इज योर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या होता है, स्पेशली फोकस करता है उनके हैंड एंड लेग मूवमेंट को, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ, जैसे उनका ईटिंग हो गया, ड्रेसिंग हो गया, राइटिंग हो गया, जहाँ पे हैंड की ज़रूरत है, हैंड लेग की ज़्यादा ज़रूरत है, उन एक्टिविटीज़ पे फोकस करता है कि उनको सिखाता है, उनको प्रॉपर्ली सिखाता है। ऑक्यूपेशनल होता ही वही है जो प्रॉपर्ली उनको सिखाएगा कि आपको ईटिंग हैबिट्स क्या है, ड्रेसिंग क्या है, वो सब। फिजिकल एजुकेशन टीचर बेसिकली स्पोर्ट्स टीचर होता है जो उनके लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स वगैरह गैदर करता है, उनको सिखाता है कि ये जो इक्विपमेंट्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है और आप कैसे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हो। स्पीच थेरेपिस्ट उनको माउथ रिलेटेड सारी की सारी एक्टिविटीज़ करवाता है, जैसे कि उनको कम्युनिकेशन सिखाता है, आपको बोलना कैसे है, प्रॉपर्ली खाने को
स्वेलो कैसे करना है और आपको लैंग्वेज को कैसे पढ़ना है। तो वो कौन होता है? स्पीच थेरेपिस्ट। कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 के 6 अगर आपको लिखने पड़ेंगे। अगर आपका 5 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द वेरियस प्रोफेशनल्स जो कि आपके CWSN के लिए हैं, तो काउंसलर है जो गाइड करती है, स्पेशल एजुकेटर है जो उनको लैंग्वेज पढ़ाता है अकेडमिक के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट है जो उनकी एक्सरसाइज करवाता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है जो उनकी ड्रेसिंग ईटिंग वगैरह का ध्यान रखता है, फिजिकल एजुकेशन की टीचर है जो कि स्पोर्ट्स टीचर है आपकी, स्पीच थेरेपिस्ट है जो आपकी कम्युनिकेशन को चेक करता है। आई होप इट्स क्लियर। अब मैं आ रही हूँ अब केस स्टडी के क्वेश्चन के लिए। अगर आपने अभी तक सारा नोट्स पढ़ लिए हैं और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे प्लीज़ कर लो, बिकॉज आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आई कम लाइव ऑल्सो, ठीक है। मैं लाइव वगैरह का शेड्यूल है और भी चीज़ें होती हैं मैं आपको यूट्यूब अपने चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ। आप कोई स्पेशल टॉपिक बोलते हो किसी और सब्जेक्ट का पढ़ाने के लिए तो भी आपके लिए स्पेशल नोट्स भी डेवलप होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने हिस्ट्री का भी आपके लिए यूनिट 1 डेवलप किया था। सो डोंट वरी एट ऑल, कहीं भी आपको दिक्कत आएगी यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। अब मैं केस स्टडी के क्वेश्चंस करवा रही हूँ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट डूइंग इट। केस स्टडी 1 क्या कह रही है? द इंक्लूसिव क्रिकेट मैच। करण इज फिजिकल एजुकेशन टीचर। करण जो है वो एक फिजिकल एजुकेशन की टीचर है एट सेकेंडरी स्कूल में। ही नोटिसेस दैट रोहन अ स्टूडेंट इन क्लास 11th हु यूजेस व्हील चेयर, एक क्लास 11th का स्टूडेंट है जो कि व्हील चेयर यूज करता है, ऑफन सिट्स ऑन द साइड लाइन्स ड्यूरिंग द वीकली क्रिकेट मैचेस, और क्रिकेट मैचेस में बिल्कुल साइड में वहाँ पे बैठ जाता है। करण डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट इंक्लूजन स्ट्रैटेजीज। तो करण जो है फिजिकल एजुकेशन की टीचर, उसने सोचा कि वो इंक्लूजन स्ट्रैटेजीज लगाएगी टू एंश्योर कि रोहन भी उसमें पार्टिसिपेट करे। ही इंट्रोड्यूस अ लाइटर प्लास्टिक बैट। उन्होंने क्या किया? करण ने एक लाइटर प्लास्टिक बैट मंगवाया। अलाउ रनर फॉर रोहन बैटिंग टर्न के लिए रोहन को अलाउ किया। यूजेज अ लार्जर ब्राइटर बॉल, ब्राइट और एक लार्जर बॉल करी विद लो विजन हु आर इन दी क्लास। सो ऐसा फिजिकल एजुकेशन की टीचर ने किया जो कि बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है इंक्लूडिंग की, क्योंकि उन्होंने मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स का यूज़ किया। नाउ व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द मॉडिफिकेशन करण इंट्रोड्यूस? इसका क्या था, मतलब क्यों उन्होंने ये करा? टू मेक द गेम ईजियर फॉर एवरीवन, कि सबके लिए गेम ईजी हो जाए? नहीं। टू एंश्योर एडेप्टिव ए फिजिकल एजुकेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, टू फिनिश द गेम फास्टर, जल्दी गेम फिनिश हो जाए। टू फॉलो स्कूल डिसिप्लिन, नहीं। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, टू एंश्योर कि एक अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन यूज हो रही है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। द स्ट्रैटेजी ऑफ अलाउइंग अ रनर फॉर रोहन, कि रनर जो है जो कि भाग के लिए, रोहन बैटिंग करे तब तक जो भाग रहा है उसके लिए एक रनर प्रोवाइड करो, इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? ये क्या एग्जाम्पल है? ब्रेकिंग द रूल्स, कि आप रूल्स ब्रेक कर रहे हो। पीयर ट्यूटरिंग, कि आप उनको प्रॉपरली प्रेशराइज ट्यूटरिंग कर रहे हो। मॉडिफिकेशन ऑफ रूल, क्या आप मॉडिफाई कर रहे हो। या ऑक्यूपेशनल थेरेपी, क्या आप एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कौन होता है? वो तो आपकी मोटर स्किल्स को डेवलप करता है, ईटिंग ड्रेसिंग को, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। ना ही आप अपने रूल्स को ब्रेक कर रहे हो, आप मॉडिफाई कर रहे हो। क्योंकि जो फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं यहाँ पे इनके साथ एक चीज़ है कि आप गेम्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं कर सकते, तो आप वहाँ पे रूल्स को मॉडिफाई करते हो। डिफाइन इंक्लूजन क्या होता है आपको पता ही है? टू मेक देम a part of the society, giving them equal opportunity, all the children who are facing problem with their disabilities. Suggest one more piece of equipment Karan could modify. Modify क्या कर सकती थी? रैकेट्स कर सकती थी, नेट कर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, राइट? If they were playing basketball instead of क्रिकेट। अब देखो उसने क्वेश्चन भी दे दिया कि अब वो क्या मॉडिफाई कर सकती है करण एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, अगर वो लोग क्रिकेट की जगह बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। तो बास्केटबॉल में क्या होता है? बॉल एंड नेट, तो या तो बॉल छोटी हो सकती है, लाइटर हो सकती है, या नेट बहुत ऊंचा होता है तो वो नीचे होना चाहिए। तो मेन पॉइंट जो यहाँ पे होगा बास्केटबॉल में, दैट इज द नेट। सो नेट शुड बी लिटिल लोअर डाउन, बिकॉज अगर व्हील चेयर पे बच्चा है तो बॉल उसको थ्रो नहीं कर पाएगा। सेकेंड केस स्टडी करवा रही हूँ मैं, आइडेंटिफाइंग द राइट प्लेटफॉर्म। आपको आइडेंटिफाई करना है राइट प्लेटफॉर्म को। अर्जुन इज एन एक्सेप्शनली टैलेंटेड एथलीट। जो अर्जुन है वो बहुत ही अच्छा टैलेंटेड एथलीट है। हु वॉज बॉर्न विद अ हियरिंग इम्पेयरमेंट। प्रॉब्लम क्या है कि उसको सुनने में प्रॉब्लम आती है। ही कैन कम्युनिकेट थ्रू साइन लैंग्वेज, वो साइन लैंग्वेज के थ्रू तो बात कर लेता है। एंड इज हाईली स्किल्ड इन ट्रैक इवेंट्स, तो ट्रैक भी इवेंट करता है, वो बहुत ही स्किल्ड बच्चा है। अर्जुन बहुत ही टैलेंटेड एथलीट है, बस उसको सुनने में प्रॉब्लम है। मीन वाइल हिज फ्रेंड दीपा
हैज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसको क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, एक्सेल इन स्विमिंग, बट वो स्विमिंग कर लेती है। बोथ एथलीट वॉन्ट्स टू रिप्रेजेंट इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल, और दोनों ही एथलीट क्या है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। सो विच ऑर्गेनाइजेशन शुड अर्जुन लुक टूवर्ड्स फॉर इलाइट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, बताओ, अगर उसे हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो इंटरनेशनल लेवल पे वो कौन सा ओलंपिक्स खेल सकता है, वो खेल सकता है डेफ ओलंपिक्स। क्या होता है वो, डेफ ओलंपिक्स होता है, क्योंकि वो आपके डेफ ओलंपिक्स ध्यान नहीं रखते हैं, वो स्पेशली उनके लिए बनाए जाते हैं जिनको हेयरिंग प्रॉब्लम है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल फॉर दीपा, दीपा को क्या प्रॉब्लम है, इंटेलेक्चुअल, तो इंटेलेक्चुअल वाला कौन सा होता है, स्पेशल ओलंपिक्स भारत, वो आपके इंटेलेक्चुअल वाला होता है। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन पैरा ओलंपिक एंड स्पेशल ओलंपिक्स, आपको पता ही है, पैरा ओलंपिक्स होता है वो आपका फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए होता है, एथलीट्स के लिए होता है, और स्पेशल ओलंपिक होता है वो आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए होता है। आइडेंटिफाई द मोटिव ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, मोटिव क्या कहता है, लेट मी विन बट इफ आई कांट विन आई विल बी द ब्रेव वन टू अटेम्प्ट। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे गाइस, द सपोर्ट टीम, जल्दी से करवा रही हूँ मैं। सान्या इज अ 12-year-old गर्ल, सान्या क्या है, सिर्फ 12 साल की बच्ची है, विथ सेरेब्रल प्लासी, उसको एक बीमारी है जो कि सेरेब्रल प्लासी है, विच फेसेस डिफिकल्टी विद हर फाइन मोटर स्किल्स, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन है पेंसिल का, स्पून का, बैट बॉल का, तो जो उसके हैंड और लेग का मूवमेंट है वो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है। हैज़ अ स्लाइट स्लटर व्हेन स्पीकिंग अंडर प्रेशर, जब वो बोलती है तब भी उसको प्रॉब्लम आती है, मतलब माउथ हैंड मूवमेंट कोऑर्डिनेशन में नहीं है। हैज़ स्टिफ लेग मसल, उसकी लेग्स भी बहुत ज़्यादा स्टिफ है। हर स्कूल हैज़ पुट टुगेदर अ टीम ऑफ प्रोफेशनल टू हेल्प हर इम्प्रूव हर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड पार्टिसिपेशन स्कूल एक्टिविटीज़, तो उन्होंने क्या करा है, उनको एक प्रोफेशनल दिया है जिससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो, मोर बेटर हो, और वो पार्टिसिपेट करे स्कूल की एक्टिविटीज़ में। तो अब यहाँ पे कौन हेल्प करेगा, फिजियोथेरेपिस्ट करेगा, स्पीच थेरेपिस्ट करेगा, स्कूल काउंसलर करेगा, या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करेगा। देखो स्कूल काउंसलर तो नहीं करेगा, क्योंकि वो वहाँ पे उनकी इमोशंस के साथ डील करता है। फिजिकली अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है पेंसिल वगैरह पकड़ने में, वॉकिंग पैटर्न में प्रॉब्लम आ रही है, स्पीच थेरेपिस्ट भी नहीं करेगा, वो स्पीकिंग के लिए। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो यहाँ पे क्योंकि वो पेंसिल स्पून वगैरह भी होल्ड नहीं कर रही है, डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रही है, सो आंसर विल बी योर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ठीक है, क्योंकि उसे बोलने में भी दिक्कत आ रही है। फिजिकल देखो डिफरेंस होता है, फिजियोथेरेपिस्ट आपकी मोबिलिटी के लिए होता है, मोटर स्किल्स के लिए होता है, मसल्स के लिए होता है, पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होता है वो आपकी ड्रेसिंग, राइटिंग, बेसिक चीज़ों पे फोकस करता है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होगा। बच्चे यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट कर देते हैं, बट वो फिजिकल वाले को एम करता है। सान्या पेरेंट्स वांट्स हर टू इम्प्रूव हर वॉकिंग पैटर्न, सान्या चाहती है, सान्या के जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं उसका जो वॉक करने का तरीका हो वो बेटर हो और उसकी मसल स्ट्रेंथ बिल्ड हो। हु शुड दे कंसल्ट, किसके पास जाना चाहिए, स्पेशल एजुकेटर के पास नहीं, स्पेशल एजुकेटर आपकी एकेडमिक्स को फोकस रखता है कि ब्रेल वगैरह आए, उन्हें लैंग्वेज आए। फिजिकल एजुकेशन की टीचर के पास वो स्पोर्ट्स की टीचर है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास या प्रिंसिपल के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास, फिजियोथेरेपिस्ट बंदा ही वही है जो इनकी वॉकिंग हो गया, मसल्स हो गई, वॉकिंग एक्टिविटी, प्लेइंग एक्टिविटी, मसल्स रिलेटेड एक्टिविटी जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट देखता है। ऑक्यूपेशनल वाला उनकी सिटिंग और फाइन मोटर स्किल्स पे ध्यान रखता है। वट रोल वुड अ स्पीच थेरेपिस्ट हैव, स्पीच थेरेपिस्ट इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, बेटर लिसनिंग स्किल्स को, रीडिंग स्किल्स को, स्पीकिंग स्किल्स पे फोकस करता है। हाउ कैन द स्पेशल एजुकेटर असिस्ट सान्या इन हर क्लासरूम, क्लासरूम में स्पेशल एजुकेटर कैसे असिस्ट कर सकता है। स्पेशल एजुकेटर आर द अकेडमिक स्पेशल टीचर्स हु मेक एंड मॉडिफाई द अकेडमिक करिकुलम बेटर फॉर सान्या सो दैट शी कैन लर्न मोर बेटर। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, सारे के सारे लिंक्स मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दिए हैं, कमेंट सेक्शन के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं कि हम लोगों ने अपना चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब डाल दिया। और अगर आपको नोट्स चाहिए बच्चों, देखो नोट्स जो होते हैं वो आपके पेड नोट्स होते हैं, ठीक है, तो आप नोट्स ले सकते हो फॉर एनी PDF एट ₹99। आप कमेंट कर दो नोट्स, यू विल रिसीव द पेमेंट लिंक एंड यू कैन मेक द पेमेंट एंड डू द achieve the notes over there. So okay guys, then thank you so much to be a part of this. Share among your friends for sure.